हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 हिंदी वसंत के अंतर्गत चैप्टर नंबर 16 पानी की कहानी। हम आपको बताएंगे इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें पानी की कहानी पाठ का सारांश। तो बच्चों आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर यह है आपका पाठ पानी की कहानी और हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर इस पाठ का सारांश। आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। आप ध्यान दें, लेखक रामचंद्र तिवारी इस लेख में ओस की बूंद को जरिया बनाया है कि किस तरह से पानी का रूप होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, आप लिखेंगे लेखक रामचंद्र तिवारी ने, यहाँ पर आप लिखें ने, कहाँ पर, यहाँ पर आप लिखेंगे लेखक रामचंद्र तिवारी ने इस लेख में ओस की बूंद को जरिया बनाया है कि किस तरह से पानी का रूप होता है, उसकी किस तरह से रचना होती है, उनमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, यही सब पाठ में बताया गया है। पानी के जीवन का एक चक्र होता है। समुद्र का पानी सूर्य की किरणों से गर्म होकर भाप बनता है और भाप बादल बन जाता है। यही सब क्रिया के बारे में आप विज्ञान के अध्यायों में पढ़ते हैं कि पानी के जीवन का एक चक्र होता है। किस तरह से समुद्र का पानी भाप बनकर सूर्य की गर्मी के कारण गर्म होकर भाप बन जाता है और वाष्प में बदल जाता है। ऊपर आसमान में जाकर काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच जाने पर वह बादल का रूप ले लेता है और जब बादल बरसते हैं तो कुछ पानी धरती में रिस जाने के कारण उसमें चला जाता है और कुछ नदी नालों में बह जाता है। नदियों का पानी फिर समुद्र में मिल जाता है। इस प्रकार पानी का यह चक्र चलता रहता है। किस तरह से पानी सूर्य की गर्मी के कारण वाष्प बन गया, फिर बादल बन गया। बादल के अंदर जब ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो फिर वह वर्षा बनकर धरती पर बरस पड़ता है और पानी कहाँ कहाँ गुजरता है। कभी वह नदियों में मिल जाता है, फिर समुद्र में मिल जाता है। इस तरह से यह पानी का चक्र चलता रहता है। तो यही सब इस पाठ में आपको जानकारी मिलेगी। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इस पाठ को एक बार अवश्य पढ़ लें। इसके बाद आइए हम आपको बताते हैं इस पाठ में जो आपके लिए प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके लिए, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। उत्तर लिखेंगे आप, लेखक को बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आप, पेड़ों की जड़ों में निकले रोएं द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाना व उनको खा जाना याद करते ही बूंद क्रोध व घृणा से कांप उठी। इस प्रकार आप दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा। तो यहाँ पर आप उत्तर क्या लिखेंगे, जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई, दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ, इसलिए बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद आइए देख लेते हैं चौथा प्रश्न, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो चाहे तो बच्चों आप पाठ को पढ़कर अपने हिसाब से लिख सकते हैं और नहीं तो आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। पानी का जन्म हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। किसी उल्का पिंड के सूर्य से टकराने से सूर्य के टुकड़े कड़े हो गए। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी रूप में उत्पन्न हुआ और इसी ग्रह में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई और दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ। सर्वप्रथम बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रहती है,
तत्पश्चात ठोस बर्फ के रूप में विद्यमान हो जाती है। समुद्र से होती हुई वह गर्म धारा से मिलकर ठोस रूप को त्याग कर जल का रूप धारण कर लेती है। तो इस प्रकार से आप चौथे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद आइए जान लेते हैं यहाँ पर पांचवा प्रश्न और उसका उत्तर। तो पांचवा प्रश्न आपके लिए, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उत्तर लिखेंगे आप, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़कर यह पता चलता है कि ओस की बूंद सूर्य उदय की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके बाद छठा प्रश्न है बच्चों आपके लिए, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती। तो आइए उत्तर क्या होगा आपका, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ के वातावरण में सदा नमी होती है। ये होगा आपका छठे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद सातवां प्रश्न है आपके लिए, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुँचता है। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी पहुंचता है क्योंकि पेड़ की जड़ों व तनों में जाइलम और फ्लोएम नामक वाहिकाएं होती हैं जो पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती हैं। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन यानी ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके लिए आठवां प्रश्न है, भाषा की बात से। आप देख रहे हैं यहाँ पर भाषा की बात। और आठवां प्रश्न है, किसी भी क्रिया को पूरी करने में जो भी संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों में वाक्य में दिखाई पड़ते हैं। जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी। जकड़ना क्या है, यहाँ पर जकड़ना क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति वह जकड़ने वाला हो, कोई वस्तु शिकार हो जिसे जकड़ा जाए। इन भूमिकाओं की प्रवृत्ति अलग अलग है। व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों जैसे कर्ता, कर्म और करण आदि से स्पष्ट होती है। अपनी पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार के 5 और उदाहरण खोजकर लिखिए और उन्हें भली भांति परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आप देखें, इसका उत्तर होगा, आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। तो यहाँ पर क्या है, पकड़कर संबंध कारक है। दूसरा है, हम बड़ी तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए। तो यहाँ पर क्या है, तेज़ी से। और क्या है, अपादान कारक लिखेंगे आप। और यहाँ पर मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। तो यहाँ पर कौन है, मैं है। और मैं क्या है, करता है। भागता कौन था, मैं। और यहाँ पर जो है चौथा है, वह चाकू से फल काट कर खाता है। तो यहाँ पर चाकू से, यहाँ पर क्या है, करण कारक। और इसी प्रकार बदलू लाख से चूड़ियाँ बनाता है। लाख से यहाँ पर से है तो यहाँ पर होगा करण कारक। तो बच्चों आप ध्यान दें, कारक से संबंधित अधिक जानकारी और विस्तृत से जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में। वहाँ पर आपको कारक नाम का एक चैप्टर मिलेगा। आप उस वीडियो को देखना ना भूलें और कारकों के बारे में पूरी जानकारी वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसी प्रश्न के साथ यहाँ पर जो है इस पाठ से संबंधित आपके प्रश्न समाप्त होते हैं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 हिंदी बसंत के अंतर्गत चैप्टर नंबर 16 पानी की कहानी, जो कि एक निबंध था और इसके लेखक थे रामचंद्र तिवारी। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखें और इन प्रश्नोत्तरों को और सारांश को अपनी नोटबुक में लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाएं। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसी प्रकार लगातार देखते रहें कक्षा 8 हिंदी के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर और भावार्थ इस चैनल के माध्यम से। आपका दिन शुभ हो।